हो चुका है। हम्म। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बच्चों आप लोग कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बच्चों हमने आपके लिए लेकर के आ गया बच्चों साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूं कह ले तो वायरल क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में ये जो है वो रिपीट होते आ रहे हैं बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से यानी शानदार तरीके से बच्चों हम शुरुआत करते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले एक मेंबरशिप में कौन ज्वाइन हो गया, एसपी, है ना, साहब, है ना, वेलकम टू सिल्वर। ओके ओके, थैंक यू बच्चों, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। खुशी यादव हेलो सर, है ना, वाशु हाय, है ना, सुनीता कुमारी हाय हाय हेलो सबको, गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ जाइए, हेलो सर जी, आई एम मनीषा। ओके मनीषा ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम बुआ। तो सारे बच्चे आ जाइए और आपको बच्चों हम जो बताने वाले हैं पीवाईक्यू बताने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो गए, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारे बच्चे आ जाइए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए बच्चों, जितना ज्यादा हो सके, तबे ना मजा आएगा, है ना। तो शुरू करें क्लास को। चलिए मेंबरशिप में एक और बच्चे ज्वाइन हो गए लेकिन ऊपर भाग गया सर, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे क्लिक कीजिए जो रेड है वहां पे, मैं देख उसका नाम पढ़िए कौन है वो, है ना, उस पर क्लिक कीजिए ना, नाम दे रहा है ना, ऋतिक, ऋतिक मौर्य। ओके वेलकम टू सिल्वर बच्चा। ओके अब उसको छोड़ दीजिए। सारे बच्चे आ गए हैं, राजस्थान से हैं, कोई बिहार से, यूपी से। बच्चों हमारे पास तो सारे बोर्ड के बच्चे हैं, लेकिन आपको पता है कि मैथ और साइंस किसी भी बोर्ड के हो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का मैथ और साइंस एक जैसा होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, है ना। अरे पढ़ाई करो ना, गुड नाइट कौन बोल रहा है बुआ, है ना, गुड नाइट। अच्छा जाते टाइम गुड नाइट बोला जाता है, गुड नाइट, तुम गुड इवनिंग नहीं बोल रहा है, तू गुड नाइट बोल रहा है, रात देख लिया गुड नाइट, लेकिन तू रहेगा अभी। हाँ ये समझना जरूरी है, गुड नाइट मतलब आप जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, गुड इवनिंग बोला करो बेटा, ठीक है। चलिए ओके तो शुरू करें बच्चों, आइए शुरू करें। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स को डाउनलोड नहीं सॉरी क्रैश कोर्स नहीं लिए वो जाके ले सकते हैं। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे बच्चों उसमें धमाकेदार ऑफर चल रहा है बच्चों, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को बना सकते हैं बच्चों। कंप्यूटर महोदय एक बार जो है पोल दे दिया जाए पहले क्वेश्चंस का ABCD लिख करके, ये ABCD है ना, यहाँ से वो जो प्लस है ना वहाँ पे आइकन वहीं पे, हाँ, और ये स्टार्ट पोल कीजिए वहाँ से। चलिए दीजिए बच्चों को और देखते हैं कितने % बच्चे जो है इसका सही आंसर देते हैं, है ना। जल्दी बताइए, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत धारा का मान, है ना। तो आपको जो है बच्चों पोल मिल गया होगा, है ना, और आपको दिख रहा होगा बच्चों, जल्दी से बताइए कि इसमें क्या होगा, है ना। हमको लेट से दिखा, बाकी बच्चों को तो दिख रहा होगा ना, जल्दी से। तो ऑप्शन ए पे 58 45 ऐसा है क्या, मैं देख लेता हूं कितने, अब मैं सॉल्व करता हूं और मैं इधर देखता हूं कि कितने बच्चे जो है इसका सही आंसर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है किसी बल्ब में 1 मिनट, भैया समय, समय क्या है 1 मिनट, तो हम ये समय यानी टी, तो टाइम हमारे पास है 1 मिनट, 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड बच्चों, है ना। तो 60 सेकेंड हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, यहां पे लिख लो 60 सेकेंड। और उसके बाद क्या है 120 कूलम आवेश बच्चों, यहां पे हमारे पास आवेश कितना है ना। अब कोई बात नहीं है, आवेश कितना है बच्चों वो आपसे पूछा जा रहा है ना। चलो आवेश, आवेश, है ना, तो आवेश यानी Q, और हमारे पास क्या है 120 कूलम है, ये हमारे पास आवेश है बच्चों, ठीक है। तो हमें कहता है प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब I, विद्युत धारा बोले तो I आपको ज्ञात करके बताना है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। I, तो I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है आवेश बट्टे में समय, ये हमारे पास होता है। तो अब यहां पे देखो आवेश हमारे पास कितना है, तो 120 है बच्चों, और उसके बाद क्या करेंगे, समय कितना है बच्चों, तो समय हमारे पास 60 है,
तो 60 दूना 120 काटेंगे तो 2 हमारे पास एम्पियर आ गया। देखिए ये विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, तो विद्युत धारा हमारे पास 2 आया, तो 2 क्या है, यूनिट इसका लिखते हैं। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर, तो उसके लिए ए लिखो। हर चीज का हम मात्रक लिखते हैं। जैसे आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, घन यानी आयतन निकालते हैं तो क्यूब लगाते हैं। उसी तरीके से हमने धारा निकाला तो धारा जो भी है उसका मात्रक लगाओ। तो क्या मात्रक है, एम्पियर, यानी 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर महोदय देखिए तो किस पे कितना प्रतिशत बच्चों ने सही जवाब दिया, और रे बी पर 43% बच्चों ने जवाब दिया, बाकी सारे बच्चे गलत जवाब दिए हैं लगभग, है ना 67 या 57, है ना। हाँ 47% सही जवाब दिए है ना, तो बाकी बच्चे कितने गलत जवाब दिए हैं, है ना, वो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिए, सही दीजिए, गलत नहीं दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों ये आपने देख लिया। देखिए टी यानी हमारे पास टी क्या होता है, समय होता है, और समय का ए सही मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है, यानी समय सेकंड में, और आवेश कुलम में, आवेश कैसे मात्रक कुलम, सब अपना अपना मात्रक लेकर के घूमता रहता है मार्केट में नहीं साइंस में। ठीक है, और धारा एम्पियर, तो आपने धारा कैसे मात्रक एम्पियर समझा, आवेश कैसे मात्रक कूलॉम समझा, और समय कैसे मात्रक सेकंड समझा। समय सेकंड में ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया, लो, और दूसरा प्रश्न आपको मिल गया होगा पोल, और सारे बच्चे हमें बताएंगे किसका कितना आंसर होता है बच्चों, है ना सर, है ना। ओके, तो बच्चों यहां पे क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों, स्पेक्ट्रम। हाँ आ जाएंगे, आवाज जा रहा है ना सर, हाँ ठीक है, गोरखपुर आ जाएंगे बेटा, चिंता मत करो, टाइम मिलेगा आ जाएंगे। देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, वो जो 7 रंग की जो वर्ण पट्टिका होती है, यानी 7 रंगों का जो पट्टी होता है, उसी को हम बच्चों स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में है आपके पास कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में है प्रिज्म बच्चों। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, है कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, सारे बच्चे बताइए, और जो भी बच्चे अभी तक लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किए वो लाइक कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बच्चों, है ना, सारे बच्चे। ओके, तो कितने प्रतिशत बच्चों बता रहे हैं, है ना, 50% बच्चों डी पर मार रहे हैं। अच्छा, एकदम सही जवाब दे रहा है बच्चा लोग, सब एकदम सही जवाब दे रहा है बच्चों, प्रिज्म होगा, क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। लॉक करो सर डी को। ओके, केबीसी में आपका स्वागत है ना लॉक कर दिया जाए, है ना, कंप्यूटर महोदय डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए डी को, तो प्रिज्म होगा बच्चों, सही बात है। ये प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में सबसे पहली बात आप बताइए कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई मुझे बताओ कि प्रिज्म में सतह कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। कोई पूछेगा कि प्रिज्म में कितने सतह है, तो क्या जवाब देंगे, सतह कितने। तो बहुत बच्चा कहता है अरे प्रिज्म तो ऐसा त्रिभुजाकार होता है, 3 गो सतह है ना, ये गलत है। प्रिज्म में 3 गो सतह नहीं होता है। आप 3D स्ट्रक्चर में आप बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं बच्चों, है ना। आप देखिए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, कुछ इस तरीके का प्रिज्म रहता है। जब प्रकाश की किरण, है ना, इससे गुजरती है तो आगे चल के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो 7 रंग का जो वर्ण पट्टिका होती है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, 7 रंग का। ठीक है, तो बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यूं कह लो तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, उस 7 रंग को दिखाने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। हाँ क्या कह रहा है, अच्छा ओह साजन, अच्छा साजद। चलिए अब देखिए बच्चों, ये आपने समझ लिया। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, कोई पूछे तो एक सतह ये, एक सतह ये, 2 सतह, एक सतह आगे, 3 सतह, एक सतह पीछे, 4 सतह, एक सतह नीचे, 5 सतह। तो टोटल हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है क्रैश कोर्स के बारे में। अच्छा बच्चों, कैसे ज्वाइन करना है
वो आपको शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा बच्चों। नॉर्मली होता है, आपको इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद उसे रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन नंबर से और आपको कोर्स दिख जाएगा। जिस बोर्ड के, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी को हो, चाहे अदर बोर्ड के हो, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा कि प्रिज्म में कितने सतह बच्चों, तो 5 सतह प्रिज्म में होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया, कोई परेशानी नहीं परेशानी बच्चों। अब आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये भी आ गया बच्चों। यदि बच्चों आप लोग अगर यूपी के स्टूडेंट है बच्चों, तो आप क्रैश कोर्स जो है वो ले सकते हैं बच्चों। अब अभी जो है दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे बच्चों आप लोगों को मात्र 249 रुपया में मिल रहा है ना। इसमें ये सारी सुविधा आपको मिल जाएंगे बच्चों। वही हम बात करते हैं, यदि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है बच्चों, तो आपको भी, आपका है नाराज रहेंगे, आपको भी क्रैश कोर्स मिल रहा है बच्चों, मात्र बच्चों 249 में, दीपावली के, छठ के और शुभ अवसर पे ये चल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो जो भी देखो, हमको पता है कि सारे बच्चे लेंगे ही क्रैश कोर्स, मुझे पता है, क्योंकि ये एक अंतिम प्रहार होता है और अंत में जो देखो, अंत वाला तो सब वाला बच्चों, है ना। तो अंत में अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो वही आपको ज्यादातर काम आता है बच्चों, है ना। अगर मान लो पीछे जो भी पढ़ा अभी नहीं पढ़ी है ना, सब भूल जाएंगे। हाँ, ये होता है। ठीक है, ओके, क्या है, अच्छा, एक पोल गया है कि क्या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन किए, यस और नो पे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो, आपने ये देखा बच्चों, है ना। चलिए, ये आपने देखा बच्चों, और उसके बाद बच्चों सभी बोर्ड, मतलब यूपी और बिहार बोर्ड को छोड़ करके जितने भी बोर्ड आते हैं, एमपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब जो भी आते हैं, सबके लिए बच्चों क्रैश कोर्स मात्र 149 मिल रहा है। ये भी ऑफर में है और इसमें केवल और केवल मैथ और साइंस मिलेगा बच्चों, है ना, मैथ और साइंस। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं बच्चों। देखिए चौथा क्या कहता है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। लो भैया, कोई भी विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है कि भाई कितना विद्युत धारा है इसमें। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में एमीटर और ऑप्शन सी में गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में है बच्चों क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सारे बच्चे हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। कॉमन फास्ट बच्चों, आपको पोल मिल गया होगा और सारे बच्चे हमें इसका जवाब देंगे बच्चों, जल्दी से कॉमन फास्ट बच्चों, है ना। हाँ, चलिए, आवाज जा रही ना, सब क्लियर है ना। जल्दी से बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। देवा यदुवंशी एज राइट आंसर सर। मुस्कान यादव बी बोल रही है, ओके। बल्लीराम ए बोल रहे हैं, प्रिंस कुमार ए बोल रहे हैं, अच्छा। रमेश प्रजापति सी बोल रहे हैं, ओके, देख लेते हैं। चलिए, ये आपने समझा बच्चों। आइए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं बच्चों, है ना। चलो, इसमें कह रहा विद्युत, हाँ, परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। अरे भाई किससे, देखो विद्युत, देखो होता क्या, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। एक होता है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, और दूसरा विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है। ये दो तरीके के क्वेश्चन, दोनों का अलग अलग आंसर है। बच्चा एक को रटना रहता है, एक को मार के चले आता है, और ऐसा थोड़ी ना होता है रे भाई। देखो, इसको आवाज कम करते हैं, एक आवाज कम करते, बड़ा डिस्टर्ब करता है ना। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर विद्युत धारा को मापा जाता है तो विद्युत धारा को जो बच्चे ना एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, एमीटर से। इसे आमीटर भी आप कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ, तो आमीटर कह लो या एमीटर कह लो। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है बच्चों, तो एमीटर से मापा जाता है। हाँ, इसी से मिलता जुलता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, तब बच्चा बकलोलवा रहता है, मार के एमीटर चलाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर। अगर बच्चों ये माप है ना, माप के जगह पे उपस्थिति का है, क्या
उपस्थिति क्या है बच्चों की, उपस्थिति कौन दर्शाता है, तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और मापता कौन है, तो एमीटर। ये आपने समझ लिया, क्लियर बच्चों। हाँ भाई आपने समझ लिया। अब अगले प्रश्न की ओर चले। आइए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए, दाढ़ी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोग होता है। प्रयुक्त मतलब प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, प्रयोग होता है क्या। ऑप्शन ए में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में बच्चों है उत्तल लेंस। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, कमेंट फास्ट बच्चों। हाँ हाँ, इसमें भी बताइए कितने % बच्चे इसका जो है सही जवाब देते हैं, प्लीज कमेंट फास्ट बच्चों, है ना। आयुष देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद दिव्यांशु ए बोल रहे हैं, सैड लोफी स्टेटस भाई, रिप्लाई मी क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस भाई, है ना। रोशन कुशवाहा 5 का सी। अच्छा, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर, ऐसा है क्या, कौन को दिया आपको समतल दर्पण, ये तो गलत बात है कहीं ना कहीं से, एकदम गलत है, एकदम गलत है कि नहीं, इसको हटाओ। चलो ये आपने समझा बच्चों। आइए अब हम बच्चों आपको बताते, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो सैलून वगैरह में लगा रहता है ना, वो रहता है अवतल दर्पण बच्चों। यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बालों को ये बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण का दाढ़ियाँ बनाने में थोड़ी ना होता है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी प्रयोग करते हैं। यानी दंत विशेषज्ञ जो है वो देखिएगा, अगर दांत खराब हो जाएगा तो मुंह में इतना और के चोंगा घुसा देगा, इतना और के कोई चोंगा में लगा मतलब चम्मच घुसा देगा, और चम्मच में लगा रहता अवतल दर्पण जो छोटे छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है कि नहीं। तो ये आपने समझ लिया अवतल दर्पण बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ कोई परेशानी ना, परेशानी तो आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब समझते हैं छठा, किस उपकरण में बच्चों, ये देखिए घौन लिख दिया है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये धन है ना। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा उपकरण ऐसा, देखिए एमीटर, आई में तो रहबे करता है, एमीटर में तो रहबे करता है प्लस और माइनस बच्चों, है ना, प्लस और माइनस रहता है एमीटर में। अब बच्चों वोल्टमीटर, इसमें भी रहता है वी, वोल्टमीटर में भी प्लस माइनस रहता है। विद्युत सेल, विद्युत सेल मतलब विद्युत वाला बैटरी जो होता है उसमें भी प्लस माइनस रहता है। ये पकड़ा लो छुट्टा, ए हो सब में तो रहबे करता है, तो ए बी, बीओ में होगा, 80 में जो है नहीं होगा, यही है, और डी। चलिए मतलब सी इज द राइट आंसर। कुंडली में किस उपकरण में धन और ऋण मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो वोल्टमीटर में नहीं होता है, बाकी ये तीनों का जो उपकरण है सब में होता है। क्लियर, बतिया समझ में आई, है ना। 70% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, वाह क्या बात है। यानी 70% बच्चों ने कुंडली मारा है और 30% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। बच्चों मेहनत करो, अब नजदीक समय आ चुका है, अंतिम प्रहार बच्चों देखो अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स उन बच्चे के लिए भी होता है, और जो बच्चे तैयार किए हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोनों बच्चों आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और 1 नवंबर से आपका क्लास जो है चलना शुरू हो जाएगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ओके तो क्लियर बच्चों, हाँ भाई क्लियर हुआ। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में कह रहा है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब देखो कंट्रोल और ये घुमाइए ना, तो बहुत बड़ा कर दिए भैया, बड़कर का कमेंट दिख रहा है हमको। हाँ अंकित यादव, इसको छोटा कीजिए, लगता है कि छोटा भी नहीं होगा, हमको लगता है ये, अब उसमें वो पूरा एंगेज रहेगा, मिनिमाइज कीजिए। हाँ हो गया हो गया हो गया, रहने दीजिए, उतना ही साइज रहने दीजिए। चलिए तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बेटा, ये आपसे पूछा। कितना % बच्चों ने मारा है देखते हैं, 43% बच्चों ने अवतल दर्पण मारा है, सी मारा है ना,
सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी एक क्या है, माइक्रोस्कोप चश्मा है। और उस चश्मे में बच्चों क्या रहता है, क्या रहता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट। बच्चों उत्तल लेंस रहता है बच्चों, इसमें उत्तल लेंस रहता है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपने समझा? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? इतने बच्चे काहे गलती कर लिए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चों। ओके चलो, अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ देखिए 8वां बच्चों, नीला तोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी कंप्यूटर महोदय हमारे जो है वो पोल दीजिए, जल्दी से पोल दीजिए हमारे बच्चों को। हम देखना चाहते हैं कि सारे बच्चे क्या जवाब देते हैं, क्या कितना % बच्चे मार रहे हैं, क्या है ना। पोल शुरू हुआ, चलिए देखिए, नंदन शर्मा बी बोल रहे हैं, प्रदीप गेमिंग डी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं किसका सही है। मुस्कान यादव बी बोल रही है, ओके। अरशद आलम सी, ओके ओके। सूरज सिंह ख, है ना, मतलब बी लगता है सही है जवाब, एकदम सही बच्चों। मतलब आपका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, है ना, CuSO4 गुने 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट और जल के 5 अणु बच्चों। ये आपने समझ लिया, यही नीला तोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आपने समझा बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर। कितने %? 40% जवाब दिया था ना। 9वां, निम्नलिखित में कौन लवण है बच्चों। अरे लवण पूछ रहा है। सबसे पहली बात है HCl तो लवण है नहीं। HCl क्या है बच्चों, ये तो अम्ल है। A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया बच्चों। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन लवण है बच्चों, जल्दी से कमेंट। हमारे कंप्यूटर महोदय जल्दी से पोल दे दीजिए हमारे बच्चों को, है ना। कितना % बच्चों जवाब दिया है। निम्नलिखित में कौन लवण है बच्चों, है ना। देखो HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्षारक है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यही बच्चों यही हमारे पास क्या है, क्या है, तो लवण है बच्चों, लवण, लवण है। ये आपने क्लियर किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। आपने समझा। तो 9 में 9 का कितना, सी में कितना, 33 में अटक गया। वाह, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाओ। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए सहसंयोजक बंधन अगर आपको देखना है बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको आना चाहिए। और जब तक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको नहीं पता होगा तब तक आप जो है नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नाइट्रोजन अणु है तो N2 लगा दीजिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बच्चों आपको पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक हमारे पास 7 होता है, हमने रख दिया। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो बच्चों एनी देख रहे, एनी देखेंगे, एनी कैमरा है, 2,5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नाइट्रोजन के अगर बाह्यतम कक्ष में, सब लिखते चलते हैं, देखो बच्चों ये जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ये 7 होता है, ये परमाणु क्रमांक है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों कितना होता है, तो 2,5 होता है। ये आपने समझा। वही हम बात कर लें कि ये जो हमारे पास है नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्ष में आप देखोगे मेरे बच्चे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, और इस साइड जो फेकल रहेगा ना वो है समझा बाह्यतम कक्ष में, बाहरी कोष बाह्यतम, तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आपने समझा बच्चों। अगर इसकी संयोजकता की बात किया जाए, क्या, संयोजकता, संयोजकता की बात किया जाए बच्चों तो कितना होगा, हम क्या करते हैं 8 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास 3 होता है। कैसे होता है, तो संयोजकता आपको देखना होगा, क्योंकि अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक 100 बताने लगे तो हो जाएगा, ले भैया 1 घंटा लग जाएगा इसमें,
1 घंटा ना तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो संयोजकता का ट्रिक है वैसे, किसी भी तत्व के बातम कक्ष में जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उतना ही उसका संयोजकता होती है। अगर किसी तत्व के बातम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता यही होती है, बशर्ते हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम की संयोजकता मात्र 2 होती है, ये चेंज नहीं होती है। सॉरी, हीलियम की संयोजकता 0 होती है, क्या 0 होती है, इसको छोड़ करके। ये आपने क्लियर किया। बाकी जितने भी तत्व है उसके बातम कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन इससे ऊपर अगर संयोजकता हुआ, जैसे देखिए मतलब ये बातम कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता वही। अगर किसी तत्व के बातम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, 3 है तो उसकी संयोजकता 3, और 4 है तो उसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम में संयोजकता 0 होती है। लेकिन इन सब के अलावा अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 8, तो अब क्या होगा? तो अगर इसके अलावा कोई ऊपर है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उसको 8 में से घटाते चलो। जैसे नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन था बच्चों? अब बताओ जल्दी। तब बाह्यतम में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम 4 तक कंडीशन बताए थे, 5 आ गया तो 8 में से 5 घटा दो तो हमारे पास 3 होगा, इसीलिए ना बोले 3। अब चलो, अब ज़्यादा फालतूगिरी नहीं करेंगे, ये आपने समझा। तो हमको निकालना है बच्चों सहसंयोजक बंधन। तो निकाल लो बंधन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको ज्ञात करना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो नाइट्रोजन क्या गो? 2 गो, तो N और N रख दे, ठीक है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे। तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिया। अब इस नाइट्रोजन के भी हम 5 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अब आप क्या करिए बेटा कि देखिए ये सब जितना भी है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाह्यतम कक्ष में मात्र वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। बाकी के जितने भी तत्व है ना, उस 100 भूखर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो एकरा सबके पहले 5 इलेक्ट्रॉन है, एकरो 5 है, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे? लाइन से, एगो ऐसे किया, एगो ऐसे किया, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। अब 3 गो लाइन हुआ तो 3 सहसंयोजक बंधन, मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। 3, बात खत्म। देखिए तो सी पे कितने बच्चे मारा है? सी पे 26% बच्चों ने मात्र सही जवाब दिया, बाकी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। बतिया समझ में आई? ऐसे थोड़ी ना होता है, बताइए। अच्छा देखो ये पढ़ाए हैं और बहुत कितने कम 26% बच्चों ने मात्र जवाब दिया है। अब बाकी बच्चों सब गलत है। वो 26% पक्का वो पढ़ने वाला होगा। अब बाकी जो है ना, ये चैट में आके हाय रीना, हाय टीना, हाय बेबी, हाय लव यू, ये सब जो लिखता है 1 नंबर का चुट्टा है। ये गधा सबको कोई कामे नहीं है, खाली लड़की सबसे बात करेगा। 2-4 गो बकलेलिया पगल चट्टी सब भी आती है, वो सब क्या करेगा? हाँ हाय सोनू, हाय रवि, ये करेगा। आज खाना खाया? नंबर ले लो, आराम से बैठ के बात कर लेना, पहले क्लास कर लो, ठीक है। ये पगल चट्टी और पगल चट्टा ये मिल जाए ना तो झोटा ध के हिला के पीटेंगे सबको। क्लास में वैसे भी डंडा हम तोड़ देते हैं ऑफलाइन में, और तोरा सबके दही ने चुटकी हिला के बाले उखाड़ देंगे, बस टकला हो जाएगा, बस हो गया, गेम ओवर, गेम ओवर, सीधे गेम ओवर होगा, है ना। तो गुस्सा इस बात के लिए आया है कि मात्र 26% बच्चे सही जवाब दिए हैं। अब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करे वो अलग बात है कि चलो नहीं आया, लेकिन चैटिंग जो कर रहा है, लगता है जैसे हम देखिए नहीं रहे हैं, हीरो बनता है। चलो चलो आ जाओ अगले देखिए। अल्लाह ई जो लड़का सब जो देखो 2-4 गो लड़का खुरपाती होता है, ओकर सके नियम समझो। वो क्या करेगा? लड़की के नाम से आईडी बना लेगा, एकदम खूबसूरत लड़की का फोटो लगा लेगा। ये कौन करता है? ये जोन बकलोलबा के कोई काम नहीं होता है। आज सबसे बात करेगा, ट्राई करेगा, देख देख कौन लड़का क्या कहता है। सब ने ठग लेगा, बर्बाद कर देगा, वो तो अपने बर्बाद है। हाँ ठग लेगा, दुनिया बहुत खराब है। 11 बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ई क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, जल्दी से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? प्लीज जल्दी जवाब दीजिए, नहीं तो ध के कूट देंगे।
है ना, अगरबत्ती लेके पीट देंगे। जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। हाँ वो तो सही लिखा है। क्या है? गर्ल्स ब्यूटीफुल। ये गलत लिख दिया है। गर्ल्स तो होबे करता है, लड़को होता है हैंडसम। ऐसे लिखना चाहिए क्या? क्या लिखना चाहिए? अभी कुछ बोलने वाले थे, गर्ल्स ब्यूटीफुल नहीं, प्यार ब्यूटीफुल है ना, मनी पावरफुल चलिए, ये आपने समझ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आता है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से। क्या कर रहे हो? ओके सर, 11 के ए बोल रहे हैं। हाँ? काको थ्री बता रहा है ना। चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काको थ्री बता दिया है ना। एक याद रखे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जब भी कहे ना तो काको थ्री बोल देना, काको थ्री, है ना। ये देखो काको थ्री है कि नहीं, CaCO काको तीन, थ्री बोल देना, काको थ्री संगमरमर का रासायनिक सूत्र है बच्चों। ये आपने याद कर लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं परेशानी, है ना। तो जब भी कोई पूछे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आता है बच्चों, तो सीधे कहना काको थ्री, है ना। ओके क्लियर। चलिए आपने समझा। अब बच्चों 12वां, है ना, वन संपादन का एक उदाहरण बच्चों, है ना। वन संपादन का संपदा है, सॉरी, वन संपदा एक उदाहरण है किसका? ए में है बच्चों मिट्टी, बी में है लकड़ी, देखा लकड़ी, और अनुसार छूट गया। कभी कभी क्लास में लकड़ी को नहीं, लड़की को लकड़ी कह देते थे। सी तांबा, और डी क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है, क्या बोल रहे? अच्छा जो खुरपाती बच्चा सब है। कुछ भी लिख दे जल्दी से। 12वां का बताइए सर, क्या बोल रहा है बच्चा सब, जल्दी से बताइए, है ना। वन संपदा एक उदाहरण है बच्चों, जल्दी से बताइए, है ना। बी बोल रहा है बच्चा सकी नहीं। वन संपदा लकड़ी का उदाहरण है, लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है बच्चों। लकड़ी पेड़ पौधे, अरे पेड़ पौधे में लकड़ी होता है? नहीं, बी होगा लकड़ी। जल्दी से बताइए। अरे वन में ज्यादातर लकड़ी है ना, जंगल झाड़ सब रहता है लकड़ी जंगल झाड़ नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं, तब वन का कहलाएगा, है ना। समझे? हाँ सारे बोर्ड के लिए है, पढ़ो ना भाई, साइंस पढ़ा रहे हैं और मैथ पढ़ा रहे हैं हम। चलो आजा बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए देखिए देखिए, तेरा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है ना, कहो। हैं? चलिए देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, है ना। जल्दी से बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र, है ना। ए का ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है ना, है ना। कहो इसका सूत्र होगा, लेकिन कहो में देखो दो गो मैच करता है हु बहु कहो, है ना क्या कहो, है ना। जल्दी से बताइए। हाँ चीनी में अगर कोई कहे कि क्या कहो, भाई ट्रिक हमारे पास है, कहो तो पूछो कि क्या कहो, तो मोबाइल नंबर 122211, है ना, है ना। चलिए लिख दिया। चलो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कहो। और कहो में चीनी में अगर कोई पूछे ना कहो तो क्या कहो, तब 122211 कहो, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 1222 कितना, तो कह देना 11, तो कौन कहा, तो कहो कहा है। हाँ जो चीनी है, चीनी कहता है, चीनी कह रहा कि कहो, तो क्या कहो, तो 122211 होता है ना मैथ में तो अलग होता है, समझे। तो ये आपने समझ लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चीनी का हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या है, कहो, तो क्या कहो, तब 122211 कहो, ये आपने समझ लिया। ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज क्या है बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H, ये गलत है, हाँ चलो ये ट्रिक याद रखो, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
चलो अगला ट्रिक अलग बनाएगा, आपने समझ लिया। चलो 14वां देखिए, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, है ना, उसका जो जलीय घोल होता है उसमें क्या है, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला दो। अब यहाँ पे तो है ना प्रश्नली नजर रहता, अब प्रैक्टिकल करना होगा लगता है, ये सब लाया होगा, मिला करके देखेंगे कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है बच्चों, मतलब घोल का रंग जो है बदल कर कैसा हो जाता है। ए में कहता है पीला, बी में कहता है लाल, और सी में कहता है सौर प्रकाश, और डी में कहता है कुछ होना। बात खत्म। जल्दी से हमारे कंप्यूटर महोदय हमारे बच्चे को जो है वो क्या दीजिए। तो बच्चों वोट किया नहीं, ये तो 14 में वोट नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। रुकिए, किया होगा बच्चों। सबसे पहली बात है हम बता देते हैं, क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स अभी तक नहीं लिए, जो ज्वाइन नहीं की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, आप लोग डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रजिस्टर्ड कीजिए और वहां से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे मात्र 249 रुपये में मिल रहा है बच्चों। आपको पता है कि क्रैश कोर्स एक अंतिम प्रहार होता है। क्रैश मतलब टकराना, है ना, कोर्स मतलब इस कोर्स में टकराने वाले क्वेश्चंस बताए जाते हैं बच्चों, हर एक चीज को देखते हुए। क्लियर। हाँ वो अरे पीला होगा, पीला, है ना, एक क्या होगा, पीला हो जाए, पियर हो जाए, पियर, है ना। गाना सुना है, एगो बकलोलवा जो था गायक निकाला था, पियर की फराक वाली, गाना सुना हुआ है। बाप रे वाह, बड़ा गाना चला था, है ना, दिलवा ले गई पियर की फराक वाली वो। लेकिन एक बात है, गायक सब पता ना पीएचडी कर ले रहता, क्या कर ले रहता है, वो जब भी निकालेगा तो लगता है केकरो ना केकरो पर शूट कर रहा है ना, ऐसे निकाल देगा कि मत पूछिए। लेकिन भांग मत हुआ अगर कोई सेंसे नहीं रहता है। पहले गाना निकलता था, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, अब बताइए सुर्ख केकरा कहता है, हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है जानते हैं, ये जो आंख जो होता है ना, तब कभी कभी आंख जो होता है लाल हो जाता है, या चोट लगने से या किसी भी कारण, तो लाल आंख को सुर्ख कहते हैं। तो सुर्ख आंखों में, यानी सुर्ख आंखों में काजल लगा है, मतलब ये है कि आंख जो है लाल कब हो जाए, जब रोते हैं तब। आई कब गाता है, जब वह सदियावा के डोलिया में बैठे के प्लान रही तब, ठीक है। तो आंख से तो आंसू है है, आ काजलो लगेले है, आ मेहंदी सजैले है हाथ में, समझे, आ दिखा रही है कि हम रो रहे हैं तोरा प्यार में, है ना। तो भाई अभी कौन गाएगा जिसको ये सब वर्ड से पता रहेगा कि सुर केकरा कहता है, तभी ना गाएंगे। अभी तो भांग में तो कुछ पता नहीं रहता है, सेंसे नहीं, पढ़ल लिखल रहबे नहीं करता है, 5वां फेल रहता है, गायक रहता बनल। और राइटर अगर पढ़ल लिखल है तो वो बढ़िया बढ़िया शब्द देता है। पहले कैसे गाया, बिरह के अगिया लागेला यही तन में। अब बिरह किसको बोलते हैं आपको पता है, हैं? ना पता हो जाके गूगल पे सर्च करो, आ जाओ। अरे भाई हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं भाई, आंसर दिख ही नहीं रहे हैं, है ना। ये लो भैया 15वां देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। जल्दी से बताइए बच्चों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ऑप्शन ए में है हमारे पास CO2, ऑप्शन बी में है हमारे पास क्लोरोफिल, और सी में है सौर प्रकाश, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अरे भैया स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सा आवश्यक है, स्वयंपोषी जो खुद अपना भोजन निर्माण करता है बच्चों, है ना। अरे तो इनमें से कोई काहे दे दिया है, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए बच्चों एक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 जरूरत है, क्लोरोफिल भी, जो सौर प्रकाश यानी सौर ऊर्जा भी, मतलब सूर्य प्रकाश कह सकते वो भी जरूरत है। तो स्वपोषी पोषक के लिए ये तो तीनों जरूरी है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी ना होना चाहिए। बताइए कंप्यूटर में होता है, सही बात है कि नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मार सकते हैं। गड़बड़ हो गया बच्चों लोगों से, है ना, आपने समझा, इधर हम कमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए, कृष्ण राव यदुवंशी करे, बिहारी हो लेकिन मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो राजस्थान से आपकी क्लास देख रहा हूँ। कृष्ण राव यदुवंशी, अच्छा
उधर भी यादव से बहुत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं। देखिए 16वां, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से होता है भैया, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है जब कोई बीमारी हो जाता है इंसुलिन की कमी से। तो क्या होता है वो देखो भैया, इंसुलिन का पौधा भी आता है जिसका जो पत्ता खाते हैं तो जो इंसुलिन के कारण रोग होता है वो कंट्रोल रहता है। लेकिन हाँ, इंसुलिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है ना, वो ना ही ठीक होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा? ना 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 ना, अभी नहीं बताएंगे। ए में घेंगा, बी में बौनापन, और सी में मधुमेह, और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कंप्यूटर महोदय देखिए तो कितना प्रतिशत बच्चों ने सही जवाब दिया है ना? कमन फास्ट, है ना? चलिए, इतना आसान क्वेश्चन में क्या जवाब दिया सब 16 में? देखिए तो, अरे बाप रे बाप, उड़ी बाबा हैं? लगता है मोटू पतलू देख करके ये सब आंसर देता है का हैं? गड़बड़ है, इना चॉल्वे। देखिए, इंसुलिन की कमी से कभी भी होता है ना बच्चों, मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है जिसे हम चिनिया बीमारी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ये रोग जो हो जाएगा ना तो ठीक कहियो नहीं होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, इसको जो है क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है बच्चों। क्या कंट्रोल किया जाता है मधुमेह रोग को? इस बात को ध्यान रखना है ना। आपने समझ लिया। एक जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चंस, ये है घेंगा। घेंगा रोग जो होता है ना, गर्दन में उभार हो जाता है, यानी ऐसे करके फूल जाएगा। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, है ना? आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग पनपता है ना? आपने समझ लिया है ना। और इसका जो है आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो 17 क्या कहता है ऑप्शन ए में? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ए में। ये वायरल क्वेश्चन है। ये क्या है? वायरल क्वेश्चन है, और इसका आप लोगों को जवाब दे करके बताना होगा कि एकर आंसर क्या होता है बच्चों, है ना। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है बच्चों? जल्दी से कौन फर्स्ट बताओ। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में, किस में पाया जाता है बच्चों? मैं आपको बता दूं, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18, यूरो 2 का संबंध किससे है? जल्दी से हमारे कंप्यूटर महोदय हमारे बच्चों को दीजिए, है ना। हमारे कंप्यूटर महोदय हमारे बच्चों को पोल दिया जाए और इसका आंसर जो है हमको बताया जाए, है ना। इसमें अपडेट जल्दी नहीं होता है कि कौन कितना अभी देख रहा है ये। चलो जल्दी से बताए कि इसका आंसर क्या होगा। यूरो 2 है ना। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है बच्चा सब, है ना? जल्दी से देखो बच्चों, यूरो 2 का संबंध जो है ना वायु प्रदूषण से संबंधित है बच्चों, है ना। वायु प्रदूषण यूरो 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या चलता है। 19 देखिए, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन निम्नांकित में कौन है जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है ना। ए में है डीडीटी, और बी में है कागज, सी में है वाहित मल, और डी में है बच्चों इनमें से कोई नहीं। इसका बच्चों हम आप लोगों से कमेंट कराएंगे, होमवर्क, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, अच्छा रहेगा, है ना। जल्दी से क्रिएट अ पोल मारिए। अच्छा वो अगला क्वेश्चन, हाँ रेडी हैं आप? जल्दी से बताइए। देखिए 20वां, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए में हरा, बी में नीला, सी में लाल, और डी में बच्चों सफेद। जल्दी बताइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो कंप्यूटर महोदय कितने बच्चे कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है? अच्छा, मतलब हरा। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल पौधे में जो होता है ना, तो हरा होता है बच्चों। और क्लोरोफिल के कारण ही बच्चों हम कह सकते हैं कि पौधे हरे होते हैं। चलो आपने समझ लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 21 क्या है? ऑप्शन ए में बच्चों है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और उसमें चुंबकीय, और सी में रासायनिक, और डी में
इनमें से कोई नहीं। बताइए विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के, विद्युत फ्यूज जानते हैं ना, जैसे कि आप मीटर उटर बैठाते हैं तो वही में को फ्यूज दे ले रहता है, लिखल रहता है, वो में क्या होता है एकदम पतली तार लगल रहता है। तो वही पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर महोदय बताइए हमारे बच्चे क्या इसका जवाब दे रहे हैं, है ना? हाँ हाँ सही है, ऊष्मीय, बहुत अच्छा। चलिए सारे बच्चे, शुभम ए बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, मुस्कान यादव ए बोल रही है ना? शुभांशु कुमार पासवान जी ए बोल रहे हैं, एमडी क्या है हमजा ए बोल रहे हैं, मनोज भाई बी बोल रहे हैं ना, ये गलत है, मोहित कुमार बी बोल रहे हैं, एकदम गलत है भाई। चलिए मारे इस पे लॉक, ए पे, ऊष्मीय प्रभाव, है ना? विद्युत धारा, है ना, क्या कहता है, विद्युत फिर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे, ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं बच्चों। ये चीज आपने एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया बच्चों। इसी बात को लेकर के हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। जल्दी से बताइए, किसी कुंडली का भैया प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर महोदय हमारे बच्चे को जल्दी से आप लोग इसका जो है जवाब दीजिए बच्चों, है ना? जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों, ओके? और जितना हो सके कितना बोल रहा है हमारे बच्चे लोग? चलिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? हाँ, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आर बराबर वी बट्टे आई, एक है आर बराबर भी गुने आई, ये कभी नहीं होगा, है ना? ये रेजिस्टेंस बराबर जो हमारे पास है भी बट्टा बच्चों आई है। अब इसको हम देखो, आर बराबर भी बट्टा जो हमारे पास क्या है, नहीं आई बट्टा भी है ना, सॉरी भी बट्टा आई होगा, भी बट्टा आई है। अब इसमें 3 सूत्र आप निकाल सकते, एक तो v बराबर की विभवांतर बराबर क्या होता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो v बराबर क्या होगा, r इंटू आई, ये हमारे पास हो जाएंगे। चलो v बराबर r i, ये निकल करके आ गया, आपने समझ लिया बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ भाई समझ लिया, v बराबर r i, ओके। उसके बाद आप आईओ बराबर निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? v हमारे पास विभवांतर, r रेजिस्टेंस है, i विद्युत धारा है, बात खत्म, है ना? हाँ 3 फार्मूला निकलते हैं इससे, ये भी निकल गए, आईओ निकाल सकते हैं। तो आई अगर निकाल सकते हैं बच्चों तो देखो भी है ना, 1 से गुना कर दो तो आर बट्टे वी होगा, बराबर में आई हो जाएगा इधर, है ना? गड़बड़ हो जाएगा क्या? देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, आर बट्टे में आई है बराबर भी बट्टे में आई है, देखो भी से 1 में गुना करेंगे तो निकल गया हमारे पास। अब हमको निकालना क्या है, आई बराबर निकालना है, तो आई बराबर तो हम पहले से तो है यही चीज, आई बराबर तो लिख सकते हैं आई गुने में आर बराबर भी से 1 में गुना तो भी, तो देखो आई बराबर अगर निकालें तो भी बट्टा आर गुना में तो बट्टे में आ जाएगा भी बट्टा आर, आई बराबर भी बट्टा आर हो जाएंगे बच्चों। 3 फॉर्मूले निकल गए। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 23, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना? ऑप्शन ए हमारे पास क्या, दिष्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती धारा, सी हमारे पास है क और ख दोनों, और डी हमारे पास क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट, प्रतिवर्ती, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरे बैटरी जो होता है ना अपना, ये डायरेक्ट करंट देता है, डीसी डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा, ये दोनों में से कोई होगा। तो बैटरी से बच्चे क्या बोल रहे हैं हमारे बच्चे, बताइए, बोल दिए हैं? तो इसका, चलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी से डायरेक्ट करंट जाता है, और आपका जो बिजली से जो जाता है ना अल्टरनेटिव करंट, जिसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट और ई रहल डीसी करंट, बात खत्म, है ना? आपने समझ लिया बच्चों इस प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए 24वां, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? भैया ये दोबारा आ चुका है, आपको पता होगा इसका क्या आंसर होता है कि नहीं? दोबारा तो आंसर 100 में 100 देना चाहिए बच्चों को। तो दीजिए तब पोल, अभी देखते हैं ऑप्शन ए, ये दोबारा क्वेश्चन आई इसी क्लास में,
तो हम देखते हैं कितने बच्चे इसका, भाई 100 में 100 देना चाहिए। अब देखना, हम गारंटी के साथ कहते हैं 100 में 100 नहीं देगा, नहीं मार पाएगा। देखिएगा, हम कह रहे हैं ना, पता ना लड़का सब क्या करता है ये सब। जल्दी से देखिए, कहे ना हम बता चुके थे, फिर भी जो है गलत जवाब दिया, 72 पर अटक गया। अब बताइए ये बचवा सब पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, कि सोचे मोबाइल देख रहा है? हैं? एक कहावत है हमारे गांव घर में, ठेठी में, ऐसे कहता है कि बाप कहिया बेटा पढ़ैया, अब बेटा जे करैया वो कोई कोई जनैया। समझे? हमारे कहावत है, गांव घर में बोले जाते हैं, शायद यही लागू नहीं तो हो रहा है किसी पे, कि बाप कहिया कि बेटा पढ़ैया, और बेटा जो करैया यानी जे करैया वो कोई कोई जनैया, है ना? समझे? वो है यहाँ हाल है, जबकि हम इसमें रिपीट कर चुके, पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन। अच्छा, मतलब देखिए यहाँ पे वो कंप्यूटर महोदय बैठे हुए हैं, है ना? ये कह रहा है कि बेटे के खाली काहे बोलते हैं, बेटियों के बोलिए, है ना? ये स्टूडेंट है, आई ले ले, एकरा मिर्ची लग रहा है ना? समझे? और लड़कियों को बोलते हैं, लेकिन लड़की कुछ मामले में सही रहती है, वो ई ताम झाम में नहीं रहती, पढ़ाई से मतलब रखती है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आंसर बता दिए ना, का है अब तल दाढ़ी बनाने में। चलिए, चलो आपने समझा मेरे बच्चे, आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न का जवाब दो सारे बच्चे, हमारे बच्चे, सारे बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों लोग को भी शेयर कर लीजिए, 25 के ABCD। चलो, विभवांतर का एसआई मात्रक। देखो बच्चों, विभव हो या विभवांतर हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का मतलब जानते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो भाई हमने तो जान लिया कि इसका फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर देंगे? आप कहेंगे ना तो मैं करता हूँ। जैसे समझो, एसआई जिसमें लग जाता है, यानी जिस चीज़ का अगर एसआई मात्रक पूछे ना, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाओ वही रहेगा। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि चलो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो दुनिया की किसी भी क्षेत्र में जाओगे ना तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर ही होगा बच्चों। क्या होगा? एम्पियर ही होगा। अब बिना ऐसे मात्रक वाला नाम देखिए, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज बोले जाते हैं। जैसे आप मुंबई में चले जाइए तो प्याज को कांदा बोलेगा, है ना? प्याज आलू को बटाटा बोलेगा, और भी कई सारे स्टेट में जाएंगे तब कुछ और भी बोलते हैं। अरे सजमन के तोरा निकती बोले छो, कद्दू बोलता है, कद्दू सजमन तो चलता ही है, मतलब 2-3 नाम निकल के आ जाता है, लौकी तौकी निकल के आ जाते हैं, लौकी छौकी, है ना? तो ये सब आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा ही लग गया तो समझ जाना कि सब एक ही नाम बोला जाता है। पाकिस्तानों में जाएगा तो वह नाम बोलेगा, विद्युत धारा कैसे मात्रा कह देता है, एम्पियर बोलेगा, चेंज थोड़ी ना करेगा, मुंह फाड़ देंगे। ठीक है, तो देखो विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर, कूलम, वाट। जल्दी से कंप्यूटर महोदय हमारे से पूछिए बच्चे क्या बोलते हैं। क्या 65% किस पे है? ए पे है ना? सही है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है? वोल्ट होता है। और एम्पियर किसका होता है बच्चों? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है ना? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। और बच्चों आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा, छिछा भाषा, छिछा बोलते हैं। छिछा कौन सी भाषा है? की करै छी, कहाँ जाइ छी, मैथिली, है ना? के रूसल छिए यहाँ सब, बाजू ना, ऐसे ना बोलते हैं, है ना? बाजू यहाँ सब। चलो, कूलम। अब बच्चों देखो, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति, पावर, बोलिए। देखो शक्ति, कदी दिया है? पावर वाट होता है, विशाल कुमार डी बोला है, तो ये ना होगा। विभव और विभवांतर कैसा मतलब वोल्ट होगा, है ना? चलिए आपने समझ लिया बच्चों, क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो चलो चलो,
और हाँ, बीच बीच में बोलते जा रहे हैं बच्चों कि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर जहाँ से कमेंट करें वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, और सीमित समय के लिए ऑफर है बच्चों, पुनः वो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई के सिवा कुछ सोचेंगे नहीं, और क्रैश कोर्स अंतिम प्रहार होता है बच्चों, है कि नहीं। जितना हो सके, है ना, पढ़ाई कीजिए, अंत में अंत भला तो सब भला, है कि नहीं। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ला भैया ओम फो। अब यहो क्वेश्चन में अगर 100% जवाब नहीं दिया, ना जवाब दिया, तो ये देख रहा है यहाँ पे फैन है, उठा के धा के पटक देंगे सर पर, है ना। दीजिए, पोल दीजिए, 100% होना चाहिए। गड़बड़ करेगा तो फैनवा उठा के पटक देंगे सीधे, है ना। ई नहीं उठेगा, नहीं तो यहो उठाते हैं। एसी का विंडो फैन भी यहाँ पे खोल के रखल है, यहो उठा के रख दे, ये उठबे नहीं करेगा। कमजोर बानी रहुआ लोग, का कहते हैं, उठा लेंगे कहीं डिजिटल पैनल पे लग गया, तल्ले भैया फूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो क्लास बंद, है कि नहीं। चलिए, तब 86% बच्चों ने जवाब दिया। ये 14% में कौन बच्चा सब है हो ये, जो ओकरों से जवाब नहीं हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, चाहे प्रकाश के परावर्तन पूछे तो ये 2 नियम कहेंगे, ठीक है। हाँ, कोई बड़ी गड़बड़ करत है रे तू लोग। आइए 27, 1 वोल्ट कहलाता है। बताइए हमारे कंप्यूटर महोदय, बच्चा लोग को जो है दिया जाए पोल, और पोल खोला जाए सारे बच्चे का। 27 नंबर में जल्दी से बताओ बच्चों, है ना। 1 वोल्ट बराबर, जल्दी से, कमॉन फास्ट मेरे बच्चों, जल्दी से जवाब दो। बी बोल रहे हैं हेमा लोहार। तीनों का ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं, खोए आंसर है ना। 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कौन दिक्कत, कोई परेशानी, ना ही परेशानी। 58% बच्चों ने सही जवाब दिया, ख में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 28 ऑप्शन ए में उपचयन। देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संयोजन, और सी में उष्माक्षेपी, और डी में है उष्माशोषी। जल्दी से बताइए, संयोजन तो कहीं होबे नहीं करेगा। अब 3 को में से बताओ, जल्दी से बताइए। ये तो बड़ी गड़बड़, तू कथी करना है ये रे, कौन नहीं जाने देता है, मोबाइल नहीं देता है ना, कौन नहीं देता है ना। ए पे मारा है क्या, ओह सही है, ऑप्शन ए उपचयन। चलिए ओके, बाकी बच्चे तो गलत है। ले भैया 29 देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कहने का मतलब ऐसे चालक का नाम बताना जो विद्युत, मतलब ऐसे चालक का नाम जिसमें विद्युत बहुत अच्छा से बहता हो। तो वही कहते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहते हैं। चालक का मतलब जिसमें बिजली बहे उसे चालक, जिसमें बिजली ना बहे तो उसे कुचालक कहते हैं। सुचालक कुचालक जानते हैं ना, जिसमें बिजली बह जाए वो होता है सुचालक, जेकरा में बिजली ना बहे वो होता है कुचालक। बात खत्म। ये रिमोट टिप देखिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, मालूम है, क्लास व्लास नहीं दिखेगा। तुम यहां से जाओ। समझे। चलो आ जाओ। ये आपने देखा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। हमारे कंप्यूटर महोदय क्या जवाब दे रहा है सब। 40% बच्चे किस पे मार रहे हैं, ए पे मारे, क पर। कौन मार रहा है रे क पर पे। अरे तोरा लोग अनहरा है कि बहिरा है रे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, जी किसमें बिजली अच्छा बहता है। बकलोलबा कहीं के। तू लोग सोचता है कि कॉपर से हाँ घर में वायरिंग किया जाता है, यही होगा। दूर चौपट कहीं के। अरे एल्यूमिनियम नहीं, चांदी होगा। ए जी चांदी। क्या होगा, चांदी, है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है भाई, चांदी। और खुरपाती लड़का सब है। देखो बच्चों,
मार्केट में जल्द ही आप लोगों का मॉडल सेट आ जाएगा हमारे द्वारा, है ना। सब रेडी हो चुका है, आ जाएगा। आप लोग मॉडल सेट जो होता है वो ले लीजिएगा और उसको भी बनाइएगा, हम सॉल्यूशन भी कराएंगे, है ना। आपको मिल जाएंगे सब कुछ किताब। चलो, तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है बच्चों? एजी बोले तो चांदी। एजी ओजी सुनो मनमोजी, 1 2 का 4। चलो चांदी हो गया बेटा, आपने समझा? हाँ भाई समझ लिया। चांदी का वायरिंग नहीं किया जाता है, महंगा होता है थोड़ा। ये एकरा से वायरिंग कर लेंगे तो ठीक है, बिजली अच्छा से बहेगा। लेकिन अगर वायरिंग आप कर लिए, पता चलेगा कि रतिया में ना तो तारे काट के ले जाएगा, तू डेली लगा ले नहीं काट तो परेशानी बढ़ जाएगा। हाँ समझा, इसलिए कॉपर लगाया करो। अब बिजली से जो पुलवा पर से खिंचा के आता है वो एल्यूमिनियम से खिंचाया जाता है। अगर वो कॉपर से खींचेंगे ना तो उसमें जो ना हरी रंग की परत चढ़ जाएगी, डेली उस पर चढ़िए, तब जब चढ़ जाएगा तो ठीक है। हाँ बिजली नहीं सही से आएगा, इसलिए एल्यूमिनियम से खिंचाता है। ठीक है बबुआ, समझ गए? हाँ भाई आपने समझा। चलो अब क्या करें भैया, तो अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें। चलिए 30 में ए में हमारे पास है, बी में हमारे पास सी में और डी में। देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, आवर्त, अपरूप। अपरूप तो कहियो नहीं कहा जाएगा। जल्दी जल्दी बताए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, आवर्त। जल्दी से मेरे बच्चे जल्दी से बताइए। कंप्यूटर महोदय दे दिया गया? क्या बोल रहा है? 51% बी होगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, हमरो सब कंफ्यूज करेगा, ए होगा वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 है ना। निम्नांकित में कौन उपधातु है? अरे भैया उपधातु कौन है? लोहा, कहियो नहीं। कॉपर उपधातु, कहियो नहीं। एल्यूमिनियम उपधातु, बात नहीं। ओके ओके टाइम निकाला जाएगा। सारे बच्चे एक बार दिल दे दीजिए, है ना। दिल दे दीजिए। अरे नहीं बन रहा है दिल, आए दिल, दिल बना दिया। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, है ना। एसवी यानी एंटीमनी। बच्चों निम्नलिखित में कौन उपधातु है बच्चों? तो हमारे पास एसबी है ना, एंटीमनी। आपने समझ लिया बच्चों? देखिए सारे बच्चे हमारे दिल दे दिए हैं। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। अरे क्या होगा होगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 32 है। देखिए पीतल है। क्रैश कोर्स कैसे लेना है सत्यम बाबू, तो मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, न डाउनलोड किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें थोड़ा सा आंख झांक कर लीजिए और डाउनलोड करके फिर वहां से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बी में अधातु और सी में मिश्र धातु और डी में उपधातु। देखिए पीतल क्या है बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है। पीतल धातु, अधातु, मिश्र धातु, बताइए किस क्या है पीतल? हाँ पीतल क्या है? जल्दी से बताइए। जिंक का है भैया मेरे। पीतल क्या? धातु, अधातु, मिश्र धातु। जल्दी से बच्चा से पूछिए, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। 32 का क्या बोल रहा है बच्चा सब? अच्छा पोल नहीं दिए थे, क्या बोल रहा है? बच्चा से तो मारियो रहा होगा सही जगह पे। देखो पीतल जो है ना बेटा मिश्र धातु है ना। अब देखिए मिश्र धातु तो किस किस का मिश्र धातु है? तो एक तो याद रख सकते हैं पीतल जो है बेटा तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। लेकिन अगर याद न रहे तो इसको ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे
आप लिखिए ना बउआ जी, पिताजी। क्या? पिताजी। इस ट्रिक से बना सकते हैं कि भाई मेरे पी से होता है पीतल, ठीक है, और ता से होता है तांबा, और जी से होता है जिंक। क्या? जिंक। मतलब तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल में, तो, है ना। और हमारे बच्चे तो होशियार है ही हैं, है ना। देखिए इनमें कहीं ना कहीं गलती लिखे होंगे, आप पता कीजिए। ताम्र तांबा, चलो ये आपने समझ लिया। तो पीतल है मिश्र धातु किसका? तांबा और जिंक का। बोले तो भैया पिताजी। आइए 33 क्या कहता है बच्चों? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए ये सब खुरपाती चीज है, समझो। अम्लीय विलयन का पीएच मान ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 7 से कम, और ऑप्शन सी में 7 से अधिक, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? देखो जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, है ना, अधिक, 7 से अधिक। सॉरी सॉरी सॉरी, बाप रे बाप, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो मैं बता, 7 से अगर कम है तो ये है अम्लीय। अगर बच्चों 7 से अधिक है, अधिक है, तो ये होगा क्षारीय, क्षारीय, ठीक है। अगर 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। अब देखो 7 के बराबर, के बराबर, तो इसको कहते हैं उदासीन, उदासीन। ठीक है बच्चों, आपने इन चीजों को समझ लिया। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं बच्चा, आपने क्लियर करा मेरे बच्चे, है कि नहीं? ओके। अब क्या करते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है बच्चों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने समझ लिया। और सारे बच्चे हमको मार रहे हैं बी, हमको नहीं, सॉरी, हमको बी का मारेगा है? बी फेंक के मार रहे हैं हमको क्या? थोड़ा देर पहले तो दिल फेंक के मार रहा था तू सब। चलो 7 के बी, चलो बहुत अच्छा, है ना। लक्ष्मी कुमारी बी बोल रही है, अनूप कुमार सी बोल रहे हैं। चलो चलो चलो। तुझे ना देखूं तो चैन है मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हाँ हुआ है। किससे? अरे आप लोगों से, है ना। चलिए देखिए 34 क्या कहता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन। आई देखिए हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ए, बी, सी और डी। बच्चों सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या जवाब देंगे? तो देखो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4, जिसे मेथेन कहते हैं या मीथेन कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, एकदम सरल हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपने समझा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं परेशानी मेरे बच्चे, ठीक है। चलो चलो चलो, तो क्या होगा? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, मतलब यही मेथेन है। लपड़ियात देंगे इसको, सही से बैठो पढ़ाई करो। चलो 35 कूटपाद किस में पाया जाता है? ए में पैरामीशियम, कहियो नहीं। बी में यूग्लिना, कहियो नहीं। सी अमीबा हो सकता है, और डी इनमें से कोई नहीं। देखो कूटपाद किस में पाया जाता है बच्चों? तो आप लोग होशियार हैं, आपको पता होगा कि अमीबा में जो है वो कूटपाद पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। ये बड़ी विचित्र है, अपना स्ट्रक्चर जेना मन तेना टेर कर लेगा, है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना बच्चों, समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अच्छा आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। 36 अरे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन नहीं,
सॉरी लैंगिक जनन पूछा, अलैंगिक जनन नहीं पूछा जा रहा है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन बच्चा होता है किसके? ए में हमारे पास है पत्तियों द्वारा, बी में हमारे पास फूलों द्वारा, और डी में होता है तना द्वारा, और सी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस में होता है? जनन की प्रक्रिया, जो पौधे होते हैं उसमें जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है बच्चों? पत्तियों द्वारा या फूलों द्वारा या तना द्वारा? इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से बताइए। हाँ, एम ए 36 का, हाँ फूलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है लैंगिक जनन बच्चों। ठीक है, ओके, समझ गए? फूल निकलेगा और मैं क्या बीज झड़ेगा तो फिर नया फूल निकल जाएगा, यानी नया संतान उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं हो? ठीक है, इसीलिए कहते हैं फूलों द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 कहता है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? भाई उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? वैसे अंग जो अपशिष्ट पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ जरा कोई यूज ना हो शरीर के बाहर निकाल दिया तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे उत्सर्जी अंग एक हमारे पास है त्वचा, त्वचा क्या निकालता है? पसीना को बाहर फेंक देता है ना। उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा बुढ़ौती में मतलब इज्जत से नाम लो, बुजुर्ग, है ना। आप देखिएगा ठंडी के मौसम में घोड़ा तर भोरे में 4 बजे भोर में पता ना कैसे टूट जाता है नींद। गांव घर में 4 बजे भोर में घोड़ा तर बैठे रहेगा बुजुर्ग सब, वही तर ढांसेगा, खखा कफ जो आएगा ना उसको थू घूरे में धो देगा, वही तर तोप देगा। है सही बात की गलती? है, धो देता घूरा में, है कि नहीं? तो वो निकालता कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या निकलता? बलगम, जरा कफ कहते हैं। अब ले आया थूक दिया, कुछ दिन पहले हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो निम्न उत्सर्जी अंग तो फेफड़ा, एगो हमारे पास है वृक्क यानी किडनी, एगो उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है बच्चों? यूरिन को बाहर निकाल देता है लात मार के। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे? बतिया समझ में आयल कि ना समझ में आयल? है क्या कह रहा है लड़का सब? अरे सारे बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं बाबू, है ना। चलिए एगो लड़का करे एक मोटिवेशनल डायलॉग सुना दीजिए सर जी। तो मैं सुनाता हूं, देखिए अपन खुरपाती डायलॉग सुनाएंगे, समझे? चलो कौन सा? हाँ देखो हमारे पास एक डायलॉग है, कई बार मारे भी थे। अगर पढ़ाई के लिए तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो तुम जिंदा हो, और इस उम्र में बाप के पैसों से अगर लौंडियाबाजी कर रहे हो तो पता नहीं तुम जिंदा ही क्यों हो, है ना। रवि जी हैं कोई? ठीक है, चलो मार दिए ना खुरपाती डायलॉग। हाँ चलो अब सुन लिया। एक लड़का करे सर आप कहां तक पहुंच चुके हो? कहां तक पहुंच, मतलब क्या है? अबे कहां तक पहुंच चुके मतलब क्या? यहां तक 37 तक पहुंच चुके हैं। लीजिए एक बार कर लीजिए, कहिए बाद में करते हैं। ठीक है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, आपने समझे। 48 शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बोले तो एस्पर्म, है ना। तो एस्पर्म जो होता है वो कहाँ बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ बनता है बताओ? तो मैं आपको बताता हूं। वृषण में देख लेंगे, बी मूत्राशय में देख लेंगे, सी गर्भाशय में, और डी अंडाशय में। सबसे पहली बात है शुक्राणु केकरा में पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में? हाँ हाँ, माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए, एक बार जी के तो देखो हमारे लिए। दिल की क्या औकात आपके सामने, हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए। है ये मजनू के नाना हो रे, है बहुत अच्छा डायलॉग है ना। हाँ, किसको पाने के लिए बताइए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो अब यो कहेगा खुरपाती लेगा, लक्ष्य तो हमारा वही है, बोल देगा
देखिए शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म होता है मेल में या फीमेल में, तो मेल में होता है, तब मेल में होता है तब मेल के कोई भाग में ही शुक्राणु बनता होगा। तो देखिए वृषण क्या होता है, वृषण जो है बच्चों, शांत रहो, वृषण जो है बच्चों ये मेल का भाग यानी लड़का का भाग है। मूत्राशय तो लड़का लड़की दोनों में होते हैं। उसके बाद गर्भाशय लड़की का भाग है, अंडाशय लड़की का है, तो ये दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो देखो शुक्राणु जो बनता है वो वृषण में बनता है। अब वृषण के क्या कहता है, ठेठी भाषा में नहीं बोलेंगे ना तो शब्द अनर्थ हो जाएगा। ठेठी भाषा में कहने का मतलब दो टांगों के बीच में ये लटका हुआ भाग होता है, दूगो गोली की तरह होता है, आप देखेंगे तो लटका हुआ भाग होता है ना, है ना, समझे। इसी को वृषण कहते हैं। इस शरीर से बाहर रहता है। अब कहोगे शरीर से बाहर कैला रहता है, बाकी चीज तो शरीर के अंदर ही कैला बाहर है। तो बाहर इसलिए है कि हमारे जो है शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है ना। ये जो स्पर्म निर्माण करता है 37 डिग्री से कम के लिए, है ना, इसीलिए बाहर लटकेले रहता है। तब वृषण में हो जाएगा। अगला 39, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु तो प्राकृतिक संसाधन, मृदा यानी जमीन, जल और जीवधारी। देखो ये मृदा ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जल ये जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों। आपने समझ लिया, कोई परेशानी ना ही परेशानी बच्चों, है ना। सर कमेंट को ऊपर जाने दीजिए, हम पढ़ नहीं पा रहे। चलिए आपने समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। 40, इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए दोबारा है नहीं क्वेश्चन, देखिए ई 100% दे पाता है कि नहीं। अरे जवाब दो, दोबारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दोबारा रख दिए थे। इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह रोग होता है। तो हमने 40 वीवीआई क्वेश्चन जो है बच्चों आपने देखा, है ना। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं लिए वो क्रैश कोर्स जाकर के ले सकते हैं बच्चों, है ना, और अपना जो है सपना पूरा कर सकते हैं बच्चों। ये अंतिम कोर्स होता है बच्चों, अंतिम प्रहार होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जितना हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सके, आप अपना लक्ष्य पूरा कर सके बच्चों। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।